चलो कहां तक पढ़ा था लास्ट टाइम पे? थेलियम आयोडाइड पढ़ लिया था अपन ने, और गैलियम आयोडाइड भी पढ़ लिया था। इधर की तरफ। बस बस बस, इसके अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लिए थे ना? कोई डाउट है इस टॉपिक में? तो फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पी ब्लॉक के अंदर, और इसका नाम है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, बातें बंद कर दो, ये टफ टॉपिक है, समझ में तो आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। चलो बैक बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ने एक बार पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पढ़ा था क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे NH4 प्लस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। NH4 प्लस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे, और यहां पर है H प्लस, ठीक है। नाइट्रोजन के पास में क्या है? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा H प्लस को, और H प्लस को लोन पेयर देगा, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसको हम क्या काउंट करते हैं, सिग्मा या पाई? अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3, ठीक है। तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको बोला जाता है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसी को ही बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि जहां पर सिग्मा बॉन्ड को एज अ, मतलब जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज अ सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किया जाता है, और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पाई बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? अगर सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो उसको बैक बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, उसको बैक बॉन्डिंग, और अगर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है उसी को ही बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। क्लियर है? अब जैसे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, इसी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, उस स्ट्रक्चर को आगे देखेंगे। CO का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है ये? CO का, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो यहां पर सिग्मा कितना है? 1, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, और बाकी के बचे हुए पाई। तो ये वाला जो पाई, ये वाला जो बॉन्ड बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस बॉन्ड को आप क्या कंसीडर कर रहे हो? क्या कंसीडर कर रहे हो? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो जहां पर भी पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग, ठीक है।
चलो ये अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है। स्टार्ट करते हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंडीशंस की। यहां तक लिखो, फिर इसकी कंडीशन पे आते हैं। हाँ क्या? पहला बॉन्ड सिग्मा, अभी मैंने क्या बोला, अभी बताता हूं मैं थोड़ा सा। अभी तो केवल मैंने ये बताया है कि एक तो सिग्मा कोऑर्डिनेट होता है जो हमने पहले पढ़ा था, एक पाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। बस मैंने ये बोला है कि सिग्मा को बैक बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं मानना, बस इतनी सी बात है अभी तो, क्योंकि ये पता तो चलेगी भाई सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है ना। यार इस रूम की खिड़की विड़की खोला करो ना रे यार। लग चुकी हवा तो क्या लग जाएगी। इधर से वो शादी वादी मत देखने लग जाना तू पीछे, बोर्ड पे ध्यान रखना। वो देख, हो रही ना पीछे शादी, होगी क्या या अभी है? हो गई या अभी अभी है ना? ये तो वही लग रहा है रिसेप्शन का ही। चले खाना खाने हैं। और मैं एलन की तरफ से। चलो इधर देखना, आप लिख लिया क्या? तो जल्दी लिखो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने क्या पढ़ा है, एक तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इस पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। अब पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, इसका मतलब है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो क्या? और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है? एक तो डोनर एटम होता है और दूसरा एक्सेप्टर एटम होता है, राइट। और जो डोनर एटम होता है उसके पास क्या होना चाहिए? साथ के साथ उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। और जो एक्सेप्टर एटम है उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन और ऐड होगी, यहां पर एक कंडीशन और ऐड होगी। ये तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली कंडीशन है, एज इट इज वही हमने लिखी है। अब यहां पर बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही होता है। और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? और वीक होता है तो एक बार हमने पढ़ा था कि 3p पाई नहीं बनता है। तो यहां पर हम एक कंडीशन इंक्लूड करते हैं कि एटलीस्ट एक एटम तो सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए। देखो किस तरीके से, जो डोनर एटम है वो डोनर एटम सेकंड पीरियड से होना चाहिए। किस पीरियड से होना चाहिए? सेकंड पीरियड से, ये मस्ट है। और जो एक्सेप्टर एटम होगा वो सेकंड या फिर थर्ड पीरियड का हो सकता है, इससे आगे का नहीं हो सकता। या तो सेकंड का या फिर थर्ड का, इससे आगे नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर अपन ने पूरी लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं रखी थी, कोई सा भी हो। हमें केवल क्या देखना था कि भाई लोन पेयर है, वेकेंट ऑर्बिटल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। यहां पर हमने कंडीशन रखी है कि जो डोनर एटम होगा वो सेकेंड पीरियड का, और जो एक्सेप्टर होगा वो सेकंड या थर्ड का। ये कंडीशन हमने क्यों रखी? क्योंकि भाई पाई बॉन्ड कैसा होता है?
वीक बॉन्ड होता है। और वीक बॉन्ड होता है तो अगर हमने बड़े साइज के एटम ले लिए तो बड़े साइज के एटम लेने पर इतना वीक पाई बॉन्ड बनेगा कि बनेगा ही नहीं। तो कम से कम एक एटम तो कैसा होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का। नहीं आई बात समझ में? पक्का? अब बात समझ में आ गई तो अपन देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग कैसे होती है। जैसे मान लो कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहां पे लिखा BF3। क्या लिखा? इधर वाला लिख लिया क्या? तो इधर से स्टार्ट करते हैं इसको। ये कंडीशन दिमाग में फिट कर लो बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर बस ये कंडीशन ही है। अगर ये पहचानने में आ गया कहां पे बैक बॉन्डिंग होगी कहां पे नहीं होगी, तो बस सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं तो वो बिगनर बॉक्स में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ है। डोनर एटम कौन से पीरियड का? और एक्सेप्टर फोर्थ का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक बनेगा। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, कंडीशन को फॉलो करते हैं। कंडीशन फॉलो होगी तो बैक बॉन्डिंग कराएंगे, फॉलो नहीं होगी तो बैक बॉन्डिंग नहीं कराएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं BF3 का, ठीक है, समझना इसको, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना इस एग्जांपल को। BF3 का सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सेंटर एटम होगा बोरॉन और साइड एटम होगा फ्लोरीन, राइट? चलो इसके बाद में अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग की कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। कोई भी आपको अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में चेक करना है कि बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। अब यहां पर सबसे पहले देखो कि लोन पेयर किसके पास होंगे, वेकेंट किसके पास होगा। तो फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने चला गया और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही बचे हुए हैं। इस वाले फ्लोरीन के पास भी सेम केस होगा और इस वाले फ्लोरीन के पास भी सेम केस होगा। चलो ये तो मालूम चला, थोड़ा सा आइडिया तो लगा कि भाई इस फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तीनों फ्लोरीन के पास प्रॉपर वे में लोन पेयर प्रेजेंट है। और ये फ्लोरीन कौन से पीरियड से आता है? सेकेंड पीरियड से। तो ये फ्लोरीन होता है सेकेंड पीरियड से। अब डोनर एटम की कंडीशन देखो फुलफिल हो रही है क्या? लोन पेयर है बराबर लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है बराबर ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड पीरियड से है बराबर सेकंड पीरियड से है। ठीक है, अब अपन आते हैं एक्सेप्टर पे। किस पे आते हैं? एक्सेप्टर पे आते हैं। तो एक्सेप्टर एक ही पॉसिबिलिटी है कि कौन होगा? बोरॉन। तो बोरॉन में भी अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये एक्सेप्टर होगा या नहीं होगा। इसका मैंने शॉर्ट मेथड एक बार आपको बताया था। इस बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1, यही होता है। 2s के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 और p के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही होगा। बोरॉन ने यहां पर कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं और 3 बनाने के लिए कितने अनपेड चाहिए?
तीन ही तो चाहिए, और 3 अनपेड चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देंगे, और एक्साइट करवा देंगे, तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन की वजह से BF3 तो बन जाएगा, और ये वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा, वैकेंट होगा। तो ये बात मालूम चली कि बोरॉन के पास वैकेंट है या नहीं है, वैकेंट है, और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो कौन से पीरियड से होना चाहिए, सेकंड या, और ये बोरॉन कौन से पीरियड से, सेकंड पीरियड से। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, पक्का। अब आइडियल कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो कंडीशन हमने वहां पर लिखी है वो फुलफिल हो रही है, तो अब हम क्या करवा सकते हैं, बैक बॉन्डिंग। अब कैसे होगी बैक बॉन्डिंग, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो मतलब ये डोनर और ये एक्सेप्टर। तो हम सपोज करते हैं कि इस वाले फ्लोरीन ने इसको लोन पेयर दे दिया, दे दिया, दे दिया। अब साइमल्टेनियसली क्या होगा कि भाई ये वाला फ्लोरीन भी दे सकता है, दे सकता है ना, क्योंकि ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये वाला फ्लोरीन भी दे सकता है क्योंकि ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और ये वाला फ्लोरीन भी दे सकता है क्योंकि ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो तीनों फ्लोरीन लोन पेयर देने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही फ्लोरीन अपना लोन पेयर देगा। तो जैसे एक बार को हम सपोज करते हैं कि इस वाले फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया किसको, बोरॉन को, ठीक है। सेकेंड टाइम ऊपर वाले फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया किसको, बोरॉन को। थर्ड टाइम बगल वाले फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया किसको, फ्लोरीन, फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया किसको, बोरॉन को, ठीक है। तीनों लोन पेयर दे सकते हैं, और तीनों लोन पेयर दे सकते हैं, बट एक टाइम पे एक ही तो दे पाएगा। तो हमने इस तरीके से कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है कि फर्स्ट टाइम इसने दिया, सेकंड टाइम इसने दिया, थर्ड टाइम इसने दिया। अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहां पे कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा, और ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, पाई। अब ये पाई बॉन्ड पहले कहां पे था, यहां पर, अरे पाई बॉन्ड बन गया ना, बनाना पाई बॉन्ड, पहले तो ऑलरेडी सिग्मा बना हुआ है सब जगह, ऑलरेडी क्या बना हुआ है, और यहां पर जो बैक बॉन्डिंग हुई उसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बना, और पाई बॉन्ड बना, तो इसी को ही तो हमने क्या बोला है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी को ही तो हमने क्या बोला है। तो बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी बॉन्डिंग हो रखी है, उसके बाद में बॉन्डिंग हुई है, यही बात समझ में। तो ये वाली तो फ्रंट बॉन्डिंग होगी, ये वाली तो जहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो तो कौन सी होगी, फ्रंट बॉन्डिंग, और जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। चलो पहले पाई बॉन्ड यहां पे था, हमने माना कि भाई इस वाले फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया है, तो फर्स्ट में पाई बॉन्ड कहां पे था, यहां पे था। अब हमने माना कि इस वाले फ्लोरीन ने लोन पेयर दिया है, तो पाई बॉन्ड कहां पर आ गया, और हमने माना कि भाई इस वाले फ्लोरीन ने दिया है, तो पाई बॉन्ड कहां पर आ गया, यानी पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन। पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, पहले पाई बॉन्ड यहां पे था, अब पाई बॉन्ड यहां पर आ गया, अब पाई बॉन्ड यहां पर आ गया, इसका मतलब पाई बॉन्ड का क्या हुआ, और पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हुआ, तो इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है। तो ये जो बैक बॉन्डिंग होता है ये एक स्पेशल टाइप का, जहां पर पाई बॉन्ड नहीं होता फिर भी रेजोनेंस हो जाता है। अगर आप सिंपल वे में BF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे, आपसे पूछा जाए BF3 में रेजोनेंस होगा क्या, ये कब नजर आएगा, जब आप बैक बॉन्डिंग करवाओगे। आई थोड़ी सी बात समझ में, या पूरी आ गई, पक्का। तो बैक बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है। स्पेशल टाइप के रेजोनेंस का मतलब यह है कि अभी तक हमें यह मालूम था ही नहीं कि जैसे BF3 का अगर अपन बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ते तो अपन कैसा स्ट्रक्चर बनाते, हर बार ऐसा स्ट्रक्चर बनाया अपन ने, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाया तो BF3 का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन यहां पर क्या हुई, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग हुई तो इसी की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस। क्लियर है बात, पक्का, कोई डाउट, श्योर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बैक बॉन्डिंग हो गई, और बैक बॉन्डिंग समझ में आ गई, थोड़ी सी आई है, पूरी आई, पूरी आ गई बैक बॉन्डिंग समझ में। तो अब अपन समझते हैं इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। इसके नीचे लिखता हूं मैं, ऐसा करो एक बार लिख लो पूरा ही। ये कंडीशन लिख ली क्या तुमने, केवल कंडीशन लिख लो, केवल ये कंडीशन लिख लो, अभी उसको मत लिखना।
आगे समझ में? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा तो कन्फर्म में वेकेंट ऑर्बिटल होगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 वेकेंट होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 वेकेंट होंगे, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। ये लाइन बहुत ज्यादा यहां पे काम आएगी। लिख लिया ना? चलो, अबे क्या 2 लाइन लिखने में इतनी देर लगती है क्या? क्या एक चैप्टर को रहने दूं? लिख ले, पूरा ही लिख ले, तू आराम से लिख। चलो आगे देखना। इफेक्ट, बातें नहीं, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट आता है? जैसे टीवी वगैरह में तुम ऐड देखते होंगे तो उसमें एक आदमी खड़ा होता है कि 15 दिन 20 दिन पहले ये ऐसा था और 20 दिन बाद ये ऐसा हो गया। तो अगर किसी भी चीज का इफेक्ट बताना है तो पहले पुरानी वाली कंडीशन लेते हैं, चाहे पहले मोटा था 20 दिन बाद पतला हो गया, या पहले पतला था 20 दिन बाद। तो एक तो पुराना फोटो लेते हैं, एक नया फोटो लेते हैं, तभी तो इफेक्ट बता पाएंगे। तो इसी तरीके से अपन किसका इफेक्ट देख रहे हैं? बैक बॉन्डिंग का। किसका इफेक्ट देख रहे हैं? और बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट देख रहे हैं तो एक तो पहले वाला फोटो लेंगे और एक नया वाला फोटो लेंगे, ठीक है? तो पहले BF3 ऐसा हुआ करता था, ऐसा ही हुआ करता था। ये केस है बिफोर बैक बॉन्डिंग का, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने बिफोर। अरे इसमें भी क्या तो और ये मैंने बाद वाला केस लिखा है आफ्टर बैक बॉन्डिंग, ठीक है? बैक बॉन्डिंग से पहले, बैक बॉन्डिंग से बाद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या देखते हैं? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि BF बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा तो हम बोलते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है 1 + π/σ से। 1 + π बॉन्ड कितना है और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, तो 1 + 0/3। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 1 ही था। अब जब इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हुई तो बैक बॉन्डिंग होने के बाद में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। तो कितना होगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो 1 + 1/3 = 4/3। और 4/3 होगा तो पहले बॉन्ड ऑर्डर था 1 और अब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 4/3 यानी 1.33। यानी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब यह हुआ कि बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर, और बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ। अच्छा, हम किस बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं BF बॉन्ड ऑर्डर की। किसकी बात कर रहे हैं?
तो BF बॉन्ड ऑर्डर बैक बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज हुआ तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। लिखवा दूंगा ये सारे पॉइंट, चलो यहीं पे लिख देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर आ गया समझ में? तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? इंक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और होता है लुईस एसिड कैरेक्टर। लुईस एसिड कैरेक्टर, इसमें क्या चेंज आ सकता है? भाई सिंपल सी बात यह है कि पहले बैक बॉन्डिंग नहीं थी तो इसके पास बराबर वेकेंट ऑर्बिटल था, बराबर था। अब क्या हुआ? बैक बॉन्डिंग हुई तो होने के बाद में इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो भर गया। किसने भरा उसको? फ्लोरीन के लोन पेयर ने। अब वो भर गया तो मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल और नहीं है, तो पहले तो वेकेंट था अब वेकेंट, यानी कि लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया? लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया? देख, क्योंकि जिसके पास वेकेंट होता है वो लुईस एसिड होता है। अब इसके पास वेकेंट नहीं बचा तो पहले तो अच्छा खासा लुईस एसिड था, अब वेकेंट नहीं बचा तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट आया? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। पक्का? तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो पहले क्या था हाइब्रिडाइजेशन? sp2। ठीक है, अभी भी क्या है? sp2 है। तो पहले भी sp2 था, अभी भी sp2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में अभी आगे एक और एग्जांपल देखेंगे अपन, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, आगे केस देखेंगे वहां पे चेंज हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से जो स्टार्टिंग वाले मैंने 4 कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, कंफर्म है कि इंक्रीज होगा। ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, कंफर्म है डिक्रीज होगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, कंफर्म है स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? कंफर्म है डिक्रीज होगा। ठीक है। तो ये चारों फैक्टर जो है, ये चारों फैक्टर जो है, ये चारों फैक्टर तो कैसे हैं? कंफर्म है कि ये तो होने ही है। और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में और मे नॉट बी चेंज। बात आई क्या समझ में? कोई डाउट इसमें? तो बैक बॉन्डिंग से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बैक बॉन्डिंग पूरी क्लियर है? बैक बॉन्डिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर आपको कहीं पर भी बैक बॉन्डिंग चेक करनी होगी या नहीं होगी तो क्या चेक करोगे? वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर, राइट। जिसके पास लोन पेयर होगा वो कौन से पीरियड से, और जिसके पास वेकेंट होगा वो सेकंड या थर्ड पीरियड से। अच्छा, सेकंड पीरियड का हो तो आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देख के भी काम चला सकते हो, और थर्ड पीरियड का होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि सभी के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। यहां तक कोई डाउट? श्योर? लिखो। हाँ, क्या? फ्लोरीन का थोड़ी ना होता है, वो तो सब सेंट्रल एटम का होता है। लोन पेयर एक्सेप्ट भी सेंट्रल एटम ही करता है और लोन पेयर देता भी सेंट्रल एटम ही है। हाँ, लुईस एसिडिक कैरेक्टर सेंट्रल एटम का ही होता है, वही एक्सेप्ट करता है वही डोनेट करता है। लुईस बेसिक कैरेक्टर भी सेंट्रल एटम का ही होता है। नहीं, बिफोर आफ्टर का मतलब ये है कि जैसे अपन ने बैक बॉन्डिंग पढ़ा ना, तो अब नॉर्मल वे में जैसे BF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो तो ऐसा ही दिया हुआ होगा आपको, सिंगल बॉन्डेड। अब इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हुई तो फिर क्या क्या चेंजेस हुए अपन ने उसको पढ़ा है।
पहले था ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब थोड़ी है। पहले से अब में क्या चेंज हुआ है? हम्म? ध्यान मत दे, ध्यान मत दे। इन चारों को एक लाइन में लिख के तो सामने लिख देना कंफर्म, और ये स्टेटमेंट वैसा का वैसा ही लिख लेना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मॉड्यूल में। ये 4 पॉइंट है ना, मतलब ये 5 पॉइंट है ना टोटल, इनको पांचों को एक लाइन में लिख लेना। 4 के आगे लिख देना कंफर्म, और 1 के आगे तो वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लिख लिया क्या? ये वाला तो बना लिया होगा डायग्राम। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, वहां पे चेक करके बताना है कि बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्वेश्चन करे थे क्या मॉड्यूल के? एक एक्सरसाइज 1 में 1 से लेके 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। चलो आज कर लेना, आज इसके भी कर लेना। हम्म? मैं बोलूंगा जरूरी है तो पढ़ लेना। करते हैं अभी उस बारे में डिस्कशन। चलो इधर देखना, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा BF3.NH3, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। BF3.NH3 पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। आपसे पूछा है कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। कैसे देखेंगे अपन इसको, एक एग्जांपल में बताता हूं, बाकी एग्जांपल तुम्हें ही देखने।
जैसे BF3 का अगर अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। और NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। इस NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या? कंप्लीट होगा ना। इस NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। मैं पहले ये बता रहा हूं कि ये BF3.NH3 कैसे बनेगा। इस बोरोन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल होगा, और बोरोन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा किसको? बोरोन को। और बोरोन को लोन पेयर दे देगा तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई के बात समझ में? थोड़ी सी आई है, पूरी आई? पूरी आ गई है? थोड़ी आई है, पूरी आई? पूरी आ गई भाई। सिंपल सी बात ये है कि ये जो BF3.NH3 ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड कैसे बना है इसको अपन ने बताया है कि BF3 के पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल है, NH3 के पास लोन पेयर है, NH3 ने अपना लोन पेयर दे दिया, बोरोन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ना। अब यहां पर इस बोरोन ने कितने बॉन्ड बना लिए? कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बना लिए। और 4 बॉन्ड बना लिए तो मैक्सिमम कितने बना सकता है? 4 ही बना सकता है। और 4 ही बना सकता है तो अब क्या ये फ्लोरीन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि अभी हमने बोला कि इस बोरोन के पास एक ही वेकेंट ऑर्बिटल है, बोरोन के पास, और एक ही वेकेंट ऑर्बिटल है तो एक वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर एक ही तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो लोन पेयर इसने किससे एक्सेप्ट कर लिया? किससे एक्सेप्ट कर लिया? और वो लोन पेयर इसने नाइट्रोजन से एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और नहीं है तो यहां पे बना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बना तो, लेकिन कौन सा? और सिग्मा बना है तो सिग्मा को बिल्कुल भी बैक बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? थोड़ी सी या पूरी? पूरी आ गई तो अब आगे वाला एग्जांपल तुम्हें ही सॉल्व करना है। हाँ क्या? अरे ये पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है, BF3.NH3 पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है। मैंने तो ये बताया है कि ये कंपाउंड कैसे बना है, और बाकी मैंने कुछ भी नहीं बताया। चलो BF4 माइनस में चेक करना है बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। यहां पे तो मैं लिख देता हूं BF3.NH3 के अंदर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ये सब स्ट्रक्चर अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर बना रखे हैं, तो अगर स्ट्रक्चर का आइडिया ना हो तो पीछे पेज पलट के देख लेना। कैसे नहीं होगी? सही है। देखिए सब ईयरफोन का कमाल था। पहले तो ईयरफोन लगाता था ना तेरे दिमाग में, मतलब कान के थ्रू ही तो घुसता है दिमाग में। हाँ होगी या नहीं होगी? कैसे? सेंट्रल एटम बोरोन है, और इसके साथ में 4 फ्लोरीन अटैच है, तो 3 फ्लोरीन तो मैंने यहां पे लगा दिए, और जो अगला फ्लोरीन है वो इस तरीके से इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच होगा। अरे होगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर पढ़ा है ना हमने। क्योंकि ये जो BF4 माइनस है किससे मिलके बना होता है? BF3 प्लस F माइनस से। तो BF3 तो आपको मालूम है ऐसा बन ही जाएगा, और F माइनस इसके साथ कैसे अटैच होगा? भाई F माइनस का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो F माइनस अपना लोन पेयर किसको दे देगा? बोरोन को। तो इस तरीके से क्या बनेगा? BF4 माइनस। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ये सिग्मा है या पाई है? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? sp3। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ये कौन सा है? सिग्मा। और सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी बैक बॉन्डिंग, इसका मतलब इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बात आई समझ में? थोड़ी सी या पूरी? पूरी आ गई। तो फिर एक और एग्जांपल करते हैं।
डॉट मान ले, बॉन्ड मान ले, जैसे भी तू, स्ट्रक्चर तेरे को ही बनाना है इसका। यही सबसे बड़ा काम है इसके अंदर, बैक बॉन्डिंग ढूंढना। हो जाएगा? कैसे होगा? हाँ एग्जैक्टली, मतलब इसके अंदर बैक बॉन्डिंग अब कैसे होगी कि BH2 का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो BH2 ऐसा बनेगा और NH2 इसके साथ यहां पर अटैच होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने स्ट्रक्चर बनाया, बनाने पे नजर आएगा बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? कैसे होगी भाई? इन H और इन H के पास तो कुछ भी नहीं है। अब यहां पर NH2 लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 बना रखे हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 5 में से 2 तो बचे हुए हैं ना, यानी वो लोन पेयर की तरह काम करेंगे। और लोन पेयर की तरह काम करेंगे तो मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन कौन से पीरियड का होता है? सेकेंड पीरियड का। तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है, और बोरॉन के पास वेकेंट है क्या? वेकेंट है क्या भाई? मैक्सिमम 4 बना सकता है, बनाए हुए 3 है, इसका मतलब एक वेकेंट है। और एक वेकेंट है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा किसको? बोरॉन को। हुई बैक बॉन्डिंग। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई, हो गई बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग हो गई तो यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करना। NF3, है? क्यों नहीं होगी? ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, पक्का? चलो चेक करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, NF3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। नाइट्रोजन के पास क्या होगा? लोन पेयर, है ना? और इन फ्लोरीन के पास भी क्या होगा? लोन पेयर। तो यहां पर सभी के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। वेकेंट ऑर्बिटल किसके पास है? किसके पास है? किसी के पास भी नहीं है क्या? पक्का? इस नाइट्रोजन के पास तो हो सकता है यार। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए तो मतलब कोई वेकेंट। और इस फ्लोरीन के पास भी कितने हो गए? 8 हो गए, और 8 हो गए तो कोई वेकेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता लाइक BF3 या इस बोरॉन के लाइक एग्जांपल, तो फिर अपन बोल देते कि वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब थोड़ा सा समझ में आया या पूरा आ गया? पूरा आ गया तो फिर NCH3 होल थ्राइस इसके अंदर पता करो है? हाँ, अगर सेकेंड पीरियड में ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। हाँ, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जैसे नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन का अपन ने स्ट्रक्चर बनाया, इधर लगाया CH3, इधर लगाया CH3, और इधर भी क्या लगाया? CH3। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? तो अगर सेकंड पीरियड में ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका मतलब वेकेंट ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड में आपको क्या देखना है कि किसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा? जो इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, या फिर इस तरीके से सोचो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 वैकेंट, और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 वैकेंट। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कंप्लीट है मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब इसकी बात करें तो क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे, और 4 बॉन्ड बना रखे, इसका मतलब इस कार्बन का भी ऑक्टेट कैसा है, और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो दोनों में से किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, NSiH3 होल थ्राइस। होगा है? क्यों? सिलिकॉन डी ऑर्बिटल। अगर NSiH3 की बात करें कि इसमें होगा या नहीं होगा, तो मैंने तुम्हें बोला है कि सेकंड पीरियड में तो आप चेक कर लोगे, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वैकेंट नहीं होगा, और थर्ड पीरियड है तो सोचने की जरूरत ही, क्योंकि थर्ड पीरियड का कोई सा भी हो, सभी के पास में क्या होंगे, वैकेंट और ऑर्बिटल। तो अगर NSiH3 यहां पर लिखा हुआ है तो सेंट्रल एटम तो है नाइट्रोजन, और साइड एटम कौन है, SiH3। अब SiH3 साइड एटम है, तो यहां पर सिलिकॉन है, और सिलिकॉन थर्ड पीरियड में आता है, और थर्ड पीरियड वालों के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और होगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा, और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, तो देने के बाद में यहां पर क्या हो गई, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ये जो पाई ये बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो NSiH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। चलो लास्ट एग्जांपल, OF2। OF2 होगी ना? अरे होगी, क्यों नहीं होगी? सेकंड पीरियड का है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, और फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग भी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेगा? कितना समझदार है ना यार तू। NF3 के अंदर नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और सेकंड पीरियड में जिनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ना तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट है, ना ही फ्लोरीन के पास वैकेंट है, तो दोनों के पास लोन पेयर है बट वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। हाँ 26 वाले टेस्ट में एस ब्लॉक आएगा, केमिकल बॉन्डिंग एस ब्लॉक, बस। किसका? तो कर लेंगे ना यार, अभी तो यही हूं मैं 26 तक, तो मतलब उसके पहले तक तो यही हूं। क्या क्या कौन सा? NCH3, इसमें क्या डाउट आया? इसमें देखे ना, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नाइट्रोजन का कंप्लीट है क्या, और कार्बन का देख, मैंने डिटेल स्ट्रक्चर बनाया कार्बन का, 4 बॉन्ड बना रखे हैं ना, तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वेकेंट नहीं होगा सेकंड पीरियड में। चलो लिख लिया,
अरे लिख लिया? हाँ, इनऑर्गेनिक अगले वीक, अगला वीक या फिर मैक्सिमम मंडे या ट्यूसडे। चलो लिख लिया? बातें नहीं रही? इधर देखो अब, इधर देखो अब, बातें नहीं बिल्कुल भी। इधर देखो अब, जैसे मान लो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, NCH3 होल थ्राइस, ठीक है, और NSiH3 होल थ्राइस, ठीक है। इन दोनों में किसमें बैक बॉन्डिंग होगी, किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी? NCH3 होल थ्राइस का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा और इसके पास में ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, राइट। और अगर NSiH3 होल थ्राइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा और इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर बैक बॉन्डिंग होगी, कहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्या मानना है आपका? SiH3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि थर्ड पीरियड का है और वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और हमने स्टार्टिंग में कंडीशन में भी लिखा था कि जो एक्सेप्टर एटम होगा वो थर्ड पीरियड का चल सकता है, लेकिन जो डोनर एटम होगा वो कौन से पीरियड का होना चाहिए? सेकेंड का। तो डोनर तो कौन है? नाइट्रोजन। डोनर तो कौन है? तो नाइट्रोजन तो कौन से पीरियड का है और एक्सेप्टर कौन से का है? ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। और फुलफिल हो रही है तो नाइट्रोजन ने क्या किया? अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, ठीक है। और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इस तरीके से यहां पर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, बन गया। अब इधर देखना ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसके अंदर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, यानी सम कितना आया? 4। 4 का मतलब sp3, राइट। sp3 है, 1 लोन पेयर है, तो शेप क्या होगा? पिरामिडल। क्या होगा? पिरामिडल, ठीक है। थोड़ी सी बात समझ में आई? और यहां पर क्या हुआ? यहां पर बैक बॉन्डिंग हो गई ना। और बैक बॉन्डिंग हो गई तो ऊपर वाला लोन पेयर किधर चला गया? बॉन्ड बनाने के लिए। और बॉन्ड बनाने के लिए चला गया तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी sp2। इसका मतलब यह हुआ कि बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको कैसे मालूम करेंगे? कि जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी मालूम चल पाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। बात आई क्या थोड़ी सी समझ में? अब sp2 है और लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर कहां चला गया? बॉन्ड बनाने में, यानी अब लोन पेयर कितने हैं? 0। और sp2 है, लोन पेयर 0 है, तो शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। थोड़ी सी बात समझ में आई या पूरी आ गई? तो अपन ने वो लाइन लिखी थी ना, हाइब्रिडाइजेशन में बी चेंज, तो मे बी चेंज का मतलब क्या है? कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, NCH3 होल थ्राइस और NSiH3 होल थ्राइस, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? इसका। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहां पे क्या है? और अगर sp2 होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल, तो दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? NSiH3। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में किसका लुईस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा,
किसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर, सॉरी लुईस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? लुईस बेस क्या होता है? जो लोन पेयर देता है। और लुईस एसिड क्या होता है? मैंने यहां पर क्या पूछा है? तो जो लोन पेयर देगा वो लुईस बेस होगा, और लोन पेयर देने के लिए लोन पेयर होना, और दोनों में से लोन पेयर किसके पास है? फर्स्ट वाले के पास या सेकंड वाले के पास? और फर्स्ट वाले के पास लोन पेयर है, इस वजह से इसका लुईस बेसिक कैरेक्टर। तो दोनों में किसका ज्यादा होगा? NCH3 होल थ्राइस। बात आई समझ में? कोई डाउट? लिख लो ये एग्जांपल। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या एनसीईआरटी? यार वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो। जरूरी भी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम भी पढ़ाते तो एनसीईआरटी है। बस बस वो जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ो ना, अभी कौन मना करता है? ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आता है यार। वो थोड़ा अपन कॉम्प्लेक्स तो लगेगा ना यार, कि अपन ने केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइम में पढ़ा? 2 महीने में, है ना? उसने एनसीईआरटी ने केमिकल बॉन्डिंग कितने से पेजों में निपटा रखा है? 30 पेज में। तो 2 महीने तक पढ़ा, मतलब एक पेज को पढ़ने के लिए अपन ने कितना टाइम लगाया? एक लेक्चर में एक पेज पढ़ा, यूं मान के चलो एनसीईआरटी का, है ना? तो अपन ने इतना डिटेल में इसलिए तो पढ़ा कि वो समझ में आ जाए। अरे तो कर लेना ट्रायगोनल प्लेनर यार। अगर मैं भरते ही ट्रायगोनल प्लेनर बना देता तो फिर तू बोलता है कि ये कैसे बना दिया सर? पहले ये तो बताओ बैक बॉन्डिंग कैसे होती है? क्या हो गया है इस शहर को? अच्छा, जैसे एक पॉइंट सुनना, कि जैसे बैक बॉन्डिंग हुई है ना, तो एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आया ना, तो इसको बोला जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोला जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि एक पाई बॉन्ड आया है जो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पाई बॉन्ड आया है जो, तो सिंगल से तो थोड़ा ज्यादा ही है ना, सिंगल से तो ज्यादा ही आया ना बॉन्ड ऑर्डर, कितना आया? 1.33। तो 1.33 आया, तो जैसे अपन ने एक बार रेजोनेंस पढ़ा था तो वहां पे बोला था कि कद्दू कटेगा, तो ऐसे ही सेम यहां पर की पाई बॉन्ड जो है वो 3 जगह डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब सेम क्या है? रेजोनेंस है। और रेजोनेंस है तो यहां पर एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना है, तो इसको क्या बोला जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यही बात समझ में? क्या ही समझ में? पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब कि कुछ सिंगल से ज्यादा कैरेक्टर आया है। वो बॉन्ड ऑर्डर से भी मालूम चल रहा है कि 1.33 आया है, मतलब सिंगल से तो ज्यादा है। तो सिंगल के जस्ट बाद कौन आता है? डबल, यानी पार्शियल डबल आया है। चलो एक क्वेश्चन करना, पहले लिखेगा। अरे बातें नहीं। और पेज नंबर 153,
पेज नंबर 153 और क्वेश्चन नंबर 9। कॉपी पेन का यूज करना, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनेगा। पेज नंबर 153 क्वेश्चन नंबर 9, कॉपी पेन यूज करना, डायरेक्टली क्वेश्चन मत करना। क्योंकि ये देख लेना बैक बॉन्डिंग वगैरह कहां पे होगी, कहां पे नहीं होगी। अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी पेन का यूज में लेना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग ऐसे नजर नहीं आती है डायरेक्टली। क्या ये क्या सेकंड थर्ड? इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड BF बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप एक बार को बैक बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ रहे हो तो बैक बॉन्डिंग चेक करो, क्योंकि सारे के सारे एग्जांपल ऐसे ही दिए हुए हैं जहां पर अपन ने बैक बॉन्डिंग देखी थी। तो BF4 माइनस के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी क्या? और BF3 डॉट NH3 के अंदर नहीं होगी। देखा ना ये वाला एग्जांपल भी। और फोर्थ वाले एग्जांपल में लिखा हुआ है BF3 NCH3 होल थ्राइस, तो लाइक मतलब सेम टू सेम NH3 जैसा ही है, केवल H की जगह क्या लगा हुआ है, CH। और थर्ड वाला है BF3, तो किसमें बैक बॉन्डिंग होगी? और बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो डिक्रीज हो जाएगी तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, BF3 में। बात आई समझ में? चलो ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखना एक बार, और आंसर कोई नहीं बोलेगा, प्रॉपर कॉपी पेन यूज में लेंगे और डायरेक्टली भी आंसर नहीं बोलेंगे, और प्रॉपर कंडीशन फॉलो करेंगे बैक बॉन्डिंग की। अरे मैंने क्या बोला, प्रॉपर कंडीशन देखेंगे। ये 2 एग्जाम्पल तो मैंने सामने लिखे हैं। ये तीसरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। कौन डोनर होगा, कौन एक्सेप्टर होगा, डोनर कौन से पीरियड का होगा, एक्सेप्टर कौन से पीरियड का होगा। तो सारी कंडीशन आपको चेक करनी है, क्योंकि जो एग्जाम्पल यहाँ पे अपन कर रहे हैं ना, यही कॉमन एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया बैक बॉन्डिंग से। आ गया क्या समझ में? देखो PH3 बातें नहीं बिल्कुल भी। ये जो PSiH3 होल थ्राइस लिखा हुआ है, ये 2 एग्जाम्पल तो मैंने यहां पे बता दिए इसके। अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है PSiH3 होल थ्राइस, इसके अंदर सेंट्रल एटम तो होगा फॉस्फोरस, और यहां पर कौन होगा, SiH3, यही होगा। और P के पास क्या है, लोन पेयर है ना। जो लोन पेयर डोनर होगा वो सेकेंड पीरियड का होगा, और यहां पर कौन से पीरियड का है, और थर्ड पीरियड का है। तो ये लोन पेयर डोनेट ही, यानी बैक बॉन्डिंग। और नहीं होगी तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, यानी 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर का मतलब 4 का मतलब sp3 और 1 लोन पेयर। तो शेप कैसा होगा, पिरामिडल।
क्योंकि कम से कम एक तो सेकंड पीरियड का होना, क्योंकि थर्ड पीरियड वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनता है, जैसे अपन ने बोला ना 3p पाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात आ गई समझ में? चलो बैक बॉन्डिंग हो गया है कंप्लीट। नया टॉपिक नए दिन से। चलो एक छोटा सा ऑर्डर भी देख लो। जैसे मान लो, बातें नहीं रहे, बैठ जाओ एक मिनट। जैसे मैंने यहां पे लिखा BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। इसमें आपसे पूछा जाए कि लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? तो इसको इस तरीके से सोचो, एक मिनट, इसको इस तरीके से सोचो कि इन चारों में से बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी? बैक बॉन्डिंग होगी तो किसका वैकेंट ऑर्बिटल भरा हुआ होगा? बी का। और लुईस एसिड क्या होता है? जिसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो उसको बोला जाता है लुईस एसिड। और BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होगी तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? और फिल हो जाएगा, तो मतलब इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल। और नहीं होगा तो सबसे कम लुईस एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? और BF3 का सबसे कम होगा तो सबसे कम कर दो। यही बात समझ में? ये सबसे लीस्ट होगा तो अपने को इसी पे ध्यान देना होता है, और लीस्ट होगा तो बस उसी ऑर्डर को फॉलो अपन कर देते हैं। जैसे अपन ने इनर्ट पेयर इफेक्ट में किया था ना कि TL+1 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मतलब +1 पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो TL को सबसे ज्यादा स्टेबल मान के वही ऑर्डर बना दिया। तो इसी तरीके से ये सबसे लीस्ट लुईस एसिड होगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। हाँ, बैक बॉन्डिंग का तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया एग्जाम में। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे नए दिन से।